एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है और उसके द्वारा आपके अगेंस्ट 498 323 504 506 में मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं और ऐसी कंडीशन में पुलिस पार्टी आपको हैरेस कर रही, पूरा परिवार आपका परेशान है, 377 भी लगा हुआ है, 354 भी पिताजी के ऊपर लगा हुआ है, आप भागे भागे फिर रहे हो, कोई सहारा नहीं दिख रहा है, समझौते की कोई बात बन नहीं रही है और गलत आपके साथ उसने करा हुआ है, झूठे केसेस लिखाए हैं, अब आपको बचने का कोई चारा नहीं दिख रहा। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, आखिरकार आप इससे निकलोगे कैसे? आज मैं आपको कुछ ऐसे काउंटर केसेस बताऊंगा जो देखने में बहुत सिंपल लगेंगे आपको, लेकिन बहुत मजबूत काउंटर केसेस हैं। लोग जर्नली जानते नहीं इन सेक्शंस को, इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी पत्नी को और उसके परिवार वालों को आप कम से कम 10 साल की सज़ा भी दिला सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को उकसा नहीं रहा हूँ कि फर्जी मुकदमे लिखाइए। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ मारपीट का आरोप लगाया हुआ है तो उसके परिवार वालों द्वारा भी आपको धमकियाँ दी गई होंगी, मारपीट की गई होगी, गाली गलौज की गई होगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। नौकरी छुड़वा देंगे कहा गया होगा, देख लेंगे कहा गया होगा, जान से मरवा देंगे कहा गया होगा, सब कुछ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन आप पति पक्ष हैं और पति पक्ष के पास जनरली ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और आप शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगा कि करना क्या है। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो, उसके लिए फीस एप्लीकेबल है। लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करें व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कई बार कहते हैं कि वाइफ जो है आपके सारे जेवर लेके चली गई है और जेवर ले जाके उसने बेच दिया है और आपके पास एविडेंसेस भी कि वो जेवर लेके जा चुकी है और उसने ले जाकर बेच दिया है। आपने उस दुकान पर पता लगा लिया है जिस दुकान पर उसके द्वारा उन जेवरों को बेचा गया है। ठीक है, आपने जाके पता लगा लिया उसके द्वारा जिस दुकान पर जेवर बेचा गया। आपने कहा पत्नी ने मेरे जेवर बेच दिए हैं और आपने जाके पता लगाया, आपको पता चल जाता है कि उस दुकान पर उसने बेचा हुआ, आपके पास एविडेंसेस भी हैं, लेकिन आप कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में जब सबूत भी है आपके पास और उसको 110% आपको पता है कि आपका जेवर बेच दिया गया आपकी वाइफ द्वारा, आपकी माता जी का जेवर, तो ऐसी कंडीशन में 403 आईपीसी में आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसमें आपकी पत्नी को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल की सजा होने वाली है। अब अगली धारा क्या है, 405 और 406। जैसे आपकी माता जी ने उसको कुछ गहने रखने के लिए दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि देखो अभी तुम इसका इस्तेमाल करो, यूज़ करो और उसके बाद मुझे वापस कर देना। अब आपकी पत्नी क्या करती हैं, सारा कुछ मायके लेके भाग जाती हैं और वापस देने से मना कर देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बेसिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, यानी कि आपने विश्वास में रहकर कोई चीज़ उसको दे दी और उसने वापस देने से मना कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में 406 आईपीसी में आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और ये मुकदमा दर्ज होने के बाद यकीन मानिए 3 साल की सज़ा आपकी वाइफ को होगी अगर ये केस साबित हो जाता है तो। अब दूसरी चीज़, अब मान लीजिए कई बार आप लोगों का ऐसा होता है कि पत्नी जो है आपका सोना लेके गायब हो जाती है और सोना ले जाके मायके में गलवा देती है, ठीक है, ताकि उसकी शक्ल कोई पहचान ना सके और नए नए रूप में उसको मॉर्फ करा देती है, नए ऑर्नामेंट्स बनवा देती है उसको गलवा कर। अब ऐसी कंडीशन में जब वो आपका सोना ले जाके गलवा देती हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यारोपण द्वारा छल करना, यानी कि उसकी शेप में, उसके साइज में परिवर्तन कर देना ताकि ओरिजिनल जो दिखता था उसको पहचाना ना जा सके। तो 416 और 419 आईपीसी में, ठीक है, आप इसके अगेंस्ट इस सेक्शन में जा सकते हैं और इसमें 3 साल की पनिशमेंट होगी। अब जैसे अब आप मान के चलिए आपकी वाइफ ने आप लोगों को विश्वास में ले रखा हुआ है, प्रॉपर्टी के झूठे पेपर बनवा लिए और उस पर सिग्नेचर करा लिए या सादे पेपर पर साइन करा लिए, एफिडेविट्स पर साइन करा लिए, डॉक्यूमेंट्स रख लिए, झूठे डॉक्यूमेंट्स टैंपर करके बना लिए, झूठा आधार कार्ड आपको दे दिया, झूठी डिग्री प्रोड्यूस कर दी, झूठी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास वास्तविकता आ गई कि इसने झूठा आधार कार्ड दिया है, झूठे पेपर्स बनाए, सब कुछ फ्रॉड है इसका, तो आप 420 में इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, 420 आईपीसी में, और 420 आईपीसी में 7 साल तक की सजा इनको मिल सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब उसके बाद अगला सेक्शन आता है 442 आईपीसी में। 442 और 449 को मैं रिलेट करके बताऊंगा। देखिए, 442 आईपीसी में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुसता है, यानी कि गृह अतिचार करता है, ट्रेसपास करता है और घर में घुसकर धमकी देता है,
यानी कि आपकी वाइफ के घर वाले आपके घर में घुस के ज़बरदस्ती आए होंगे, 10-20 लोग, 15 लोग, और घर में घुस के आपको धमकियाँ दी होंगी कि ऐसा है तुम्हारे खिलाफ ये सेक्शंस में हम कार्रवाई कर देंगे, तुमको हम जेल भेज देंगे, तुम्हें मार डालेंगे, देख लेंगे, ये सब चीज़ें उनके द्वारा करी गई, तो इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया। अब इसी तरीके से सेक्शन जो 449 IPC है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गृह अतिचार करता है और इस इरादे से करता है कि आप ऐसा अपराध कारित कर सके जिसकी सज़ा मृत्युदंड हो, ठीक है, वहाँ आया, मारपीट किया, जान से मारने की कोशिश करा, ठीक है, तो मृत्युदंड की सजा का तो प्रावधान हो गया। एक तरीके से आपके घर में घुसा बिना परमिशन के और जो है गला दबा रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है, फायरिंग कर रहा है आपके ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। ऐसा अपराध कोई व्यक्ति गृह अतिचार करके अगर कारित करता है और आपके घर में घुसता है तो उस कंडीशन में 449 IPC में जाकर उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं और उसके लिए उसको सजा 10 साल की होने वाली है। इसी तरीके से जो सेक्शन 450 IPC है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गृह अतिचार करता है जिसकी सजा आजीवन कारावास है और ऐसा कृत्य करता है जिसकी सजा आजीवन कारावास है तो उसके लिए भी 10 साल की सजा होगी। कई बार जान से मारने वाली बात मैंने बता दी। अब कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके आपके ससुर जी आपको धमका रहे हैं, ऐसा है प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो वरना उड़ा देंगे तुमको, तुम्हारे बेटे को जेल भेज देंगे, पैसा नहीं दोगे, मुकदमों का भय दिखाकर अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की चेष्टा करता है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी करने की कोशिश करता है, पैसे की डिमांड करता है, तो 383-84 IPC में आप जा सकते हैं। मानहानि आपका करता है कोई, अगर आपके ऑफिस प्रमाइसेस पर जाकर बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा करता है, पब्लिक में आपकी जो है बीमारी का डॉक्यूमेंट रिलीज करता है या आपके बारे में अपशब्द कहता है, तो आप 499 IPC में डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। आपकी पत्नी कहती हैं कि उसके द्वारा आपके द्वारा आपके परिवार के द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई है, तो 323 का मुकदमा तो आप भी दर्ज करा सकते हैं क्योंकि उसके द्वारा भी आपके साथ मारपीट करी गई होगी, ठीक है। और गाली देने की बात कहती है तो 323, 504, 506 में आप भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, गालियाँ उनके द्वारा भी दी गई होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा जनरली लोग यही जानते हैं कि सिर्फ बहू लिखा सकती, नहीं, कोई भी फीमेल मेंबर जो सेम हाउस होल्ड शेयर करती है, एक ही घर में रहती है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेम शेयर कर रही, सेम किचन शेयर कर रही, तो वो महिला लिखा सकती है, भले वो आपकी अनमैरिड बहन क्यों ना हो, आपकी माता जी क्यों ना हो, क्योंकि उनके साथ भी मारपीट लड़ाई झगड़ा गाली गलौज तो डेफिनेटली हुआ होगा, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं इनके खिलाफ। आपके पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीजन एक्ट में जा सकते हैं, स्टे ऑर्डर वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन जो मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें लाभ मिलने वाला। हाँ, पुलिस स्टेशन जाओगे तो FIR पक्का नहीं दर्ज होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पुलिस वाले FIR जनरली लिखते नहीं, इसलिए आप 156(3) में कोर्ट का सहारा लीजिए। पहले पुलिस को एक कंप्लेंट दे दीजिए, ऑनलाइन पोस्ट कर दीजिए, भेज दीजिए, और उस पर कोई एक्शन वो लेंगे नहीं। उसके बाद 156(3) में कंप्लेंट केस दाखिल करके आप जो है कोर्ट के माध्यम से ये सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करा दीजिए। अगर ये मुकदमे दर्ज हो गए तो मजा आ जाएगा, आपको लॉटरी लग जाएगी और उनको भी हैरेसमेंट होना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेटलमेंट की बात क्या थी, जो सेटलमेंट में अब आप अभी तक आपकी वाइफ जो है आपसे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ हैसियत के हिसाब से, जैसा जिसकी हैसियत उस हिसाब से मांग रही थी, अभी तक पैसे की बात हो रही थी और आप भी स्ट्रेस में थे कि भाई साहब अब तो पैसा देना पड़ेगा, सारी चीज़ें होनी पड़ेंगी और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्योंकि क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट कर दिए हैं, अपने शहर में कर दिए हैं, अब ना ये केस ट्रांसफ़र होंगे उनके शहर में। और दूसरी कंडीशन ये होगी, अब इनको यहाँ पर प्राइवेट एडवोकेट नहीं मिलेगा, यहाँ पर इनको वकील हायर करना पड़ेगा, ठीक है, वकील हायर करेंगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इनको वकील की फ़ीस देनी पड़ेगी, हर बार ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जैसे आप हैरेस हो रहे हो, उनकी लोकेशन में जाकर डिस्टर्ब हो रहे हो, वैसे उनको भी हैरेस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सेटलमेंट की जब बात आएगी तो ऑन टेबल जब आप लोग को बिठाया जाएगा तो बात यहाँ पर पैसे के लेन देन की नहीं होगी, बात यहाँ पर होगी क्योंकि आपने भी उसके भाई बहन माता पिता रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमे लिखाए होंगे, तो अब यहाँ पर बात होगी कि ऐसा है, मुकदमे वापस तुम अपने ले लो, हम सेटलमेंट करने को रेडी हैं। तो आप क्या कहोगे कि देखो बात अब सेटलमेंट इस तरह नहीं होगा, पहले तुम अपने मुकदमे वापस लो, फिर हम अपने मुकदमे वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर मुकदमा सेटल करने की बात होने लगेगी, ना कि पैसे के लेन देन की। इसलिए काउंटर केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिमोनियल विवादों में, ठीक है। और अगर देखो एक चीज़ और मैं एंड में बता दूं, अगर आपके अगेंस्ट FIR करा दी आपकी पत्नी ने,
हीनियस नेचर में कराई हुई है या नॉन हीनियस नेचर्स में करा रखी है। तो अगर आपको लगता है आपके पास एविडेंसेस फैक्ट सारे के सारे मौजूद हैं, झूठा मुकदमा है, तो ट्रायल मत फेस करो, तुरंत FIR क्वेश्चनिंग में मूव करो, 482 में आओ और मुकदमा इनिशियल स्टेज से ही ख़त्म कराने की वहीं से कोशिश करो। क्योंकि अगर मुकदमा आप ख़त्म कराने की चेष्टा नहीं करोगे तो लंबा समय बीत जाता है ज़िंदगी का, 10 साल ट्रायल फेस करने में, और आप लोगों की जवानी, चाहे आप वाइफ हो चाहे आप हस्बैंड हो, दोनों लोगों की जवानी केवल कोर्ट में बीत जाएगी। जब आपका रियल मैट्रिमोनियल लाइफ स्पैन जो होता है ना, देखते हो रिवर फ्रंट पे कपल्स बैठे उनके एंजॉय करने के दिन चल रहे हो और आप मुकदमे झेल रहे हो। इट्स बेटर कि इनिशियल स्टेज पे दोनों लोग सेटल कर लो, और अलग होना है तो डेफिनेटली अलग हो जाओ, और एक दूसरे की लाइफ हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, समझ आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर पर्सनली मिलना है लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे बात कर सकते हो। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। किसी भी समस्या के लिए मुझसे संपर्क करिए, डेफिनेटली मैं पूरी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।